बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में रियल एस्टेट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी ख़ास तौर पर जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, किसी भी मुल्क की इकॉनमी को जब मजबूत करने की बात आती है तो रियल एस्टेट एक इतनी बड़ी वाज़े इंडस्ट्री है कि जिससे रेवेन्यू मुल्क में आता है, बैंकों में पैसा आता है और यकीनन एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मुकीम हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली उनका जो पैसा है वो डॉलर्स में हो, पाउंड्स में हो, वो पाकिस्तान में जब आता है यकीनन इससे हमें फ़ायदा होता है। मगर हमने देखा गुज़िश्ता कुछ सालों से स्लम का शिकार है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी बाइंग नहीं हो रही, एक बहुत बड़ा अलमिया ट्रस्ट इशू भी है जो कि जिसकी बहुत बड़ी वजह हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करनी है और हमने ये भी बात करनी है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस कौन से हैं। एक आम आदमी ने जब प्रॉपर्टी खरीदनी है कौन से टैक्सेस होते हैं और सेलर टैक्सेस कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत से सवालात मौसूल हुए हमें जिसमें एक आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कौन कौन से टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। सो इस पर भी हमने बात करनी है। और ओवरसीज़ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं, उनको पाकिस्तान का लॉ, ओवरसीज़ कोर्ट्स किस तरह से महफूज करती हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये जो स्लम्प है प्रॉपर्टी का, ये कब इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से होपफुल हैं, हम भी होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी जो ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शंस भी हैं। सो हम पुर उम्मीद हैं इस हवाले से, मगर हमारे सवालात भी हैं वो आज हम अपने मेहमान गिरामी से रखेंगे, उनके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है प्रॉपर्टीज़ की, और आने वाले वक्त में ROI के हवाले से भी इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में सवालात रखेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन जो है ये कब हासिल किया जाता है और किन प्रॉपर्टीज़ पर हासिल किया जाता है। ये तमाम तर सवालात को इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद तनसीर बुखारी साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके साथ साथ एनालिस्ट हैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब, जो कि रियल एस्टेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आगाज़ करेंगे बुखारी साहब आपसे। बुखारी साहब, नया साल आ रहा है, 2024 की आमद है, इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड हैं, क्या कहेंगे इकॉनमी और रियल एस्टेट को जब हम बात करते हैं तो दोनों, रियल एस्टेट को मैं हमेशा कहता हूं कि एक बैकबोन है इकॉनमी की, तो नए साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बेहतरी आएगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह करीम से ये दुआ है कि आज हम 28 दिसंबर में खड़े हैं कि अल्लाह करीम साल को खैर व आफियत से अपने इख्तिताम पे लेके जाए और आने वाला साल इस मुल्क पाक के लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का हो। आमीन। मुद्दा अगर हम देखें 2.5 से 3 साल, वैसे अगर अमूमी तौर पे कहूँ और अगर मैं पूरा इसको कवर करूं तो पिछले 6-7 साल जो हैं इकोनॉमी जमूद का शिकार रही है। ठीक है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की, तो इसको रिवाइवल देने के लिए आपको याद होगा 2018 में एक एमनेस्टी लाई गई, फिर 2019 में एक एमनेस्टी लाई गई। अच्छा, ये एमनेस्टी लाने के बावजूद उसके वो खातिर खा नताइज हासिल नहीं किए जा सके कि जो उस वक्त लेजिस्लेचर चाह रहा था कि इस बैकबोन को वाकई बैकबोन बनाया जाए। ठीक है। ये तो तारीख से तयशुदा है कि वो कौमें तरक्की करती हैं कि जब किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट वर्क क्या होता है, आपकी सड़कें, पुल, बिल्डिंगें, घर, स्कूल और ये तामीरात शुरू होती हैं। जब ये तामीरात शुरू होती हैं तो आपके मुल्क में मनी सर्कुलेशन शुरू होती है। जो बैंकों, जो लॉकर्स में पैसा पड़ा हुआ है, जो गोल्ड की शक्ल में, डायमंड की शक्ल में लोगों ने अपने लॉकर्स में रखा हुआ है, इस खौफ के साथ कि मार्केट की आउटपुट वो नहीं है, रिटर्न वो नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो उस लिहाज से तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी जो आने वाला साल है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, आने वाली गवर्नमेंट का ये डोमेन होगा कि वो वाकयातन और हकीकतन इसको रिवाइवल के एंगल से इस इंडस्ट्री को ले। अब गो के 2 साल पहले इसको इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा दे दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। इस इंडस्ट्री के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि 250 आपके कारखाने चलते हैं जब कोई एक घर बनता है, कोई प्लाजा बनता है या कोई इमारत बनती है। जी हाँ, जी हाँ, जी।
नजर रखते हुए तो ये कितने ही उम्मीद लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है जी इस इंडस्ट्री के साथ? रोजगार जुड़ा हुआ है। अब आ जाए मौजूदा इस वक्त इतना सफोकेशन का दौर है। मलिक एहसन साहब साथ तशरीफ रखते हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया है इस रियल एस्टेट का। मैं इस चीज के ऊपर एक चीज आपके इस चैनल के तवसत से कहता चला जाऊंगा कि पीछे माजी में एक जमात को जब 9 मई जैसा एक वाकया हुआ तो उसके बाद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उसको टारगेट किया गया। हमारे आर्मी का एक बहुत बड़ा इदारा है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो पहले कभी सिर्फ कराची तक था, फिर लाहौर में हुआ, फिर इस्लामाबाद में हुआ, फिर मुल्तान में, बहावलपुर में, कोयटा में, पेशावर में। अच्छा, हम इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते कि यार कोई तो मुल्क में इदारा है कि अगर वो कोई काम भी करता है अपने ही एम्प्लॉइज की, आर्मी मैन की वेलफेयर के लिए, तो वो सक्सेसफुल करता है, उसका कोई इदारा नुकसान में नहीं जाता, ख्वाह वो DHA है, ख्वाह वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, ख्वाह वो अस्करी बैंक है, या कोई भी इदारा है। तो हमारी हुकूमतों को या उन लोगों को जो आज हुकूमत में है और कल जब अपोजिशन में आते हैं तो मां सिवाय तनकीद करने के कंस्ट्रक्टिव बात क्यों नहीं करते। मैं एक चीज ये जानता हूं कि आज DHA बने या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी खैर आजकल बहुत ज्यादा कह लें कि सफोकेशन का शिकार हैं। पीछे सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि बहरिया टाउन का एक इदारा है जिसका एक केस चल रहा था 460 अरब रुपए का। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे करीब वो वाला फैसला भी एक जुल्म अजीम था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपनी, जिसे कहते हैं वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का केस उठा के उसको 500 अरब रुपया जमा कराने का कहता है। वो इदारे यानी जो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यार आपके मुल्क में इंडस्ट्री चल रही बुरी तरह फेल हुई है, आप इंपोर्ट बेस्ड एक कौम के तौर पे सामने आए हैं, आप 80% तो इंपोर्ट आपकी बंद हो जाए तो आपका मुल्क रुक जाता है। तो अगर एक लोकल इंडस्ट्री, एक वो इंडस्ट्री जिसके अंदर आपके ईंटों के भट्टे भी चलते हैं, आपके तमाम वो सिस्टम चल रहा है, आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, तो आपने उसी प्रोग्राम को, उसी चीज को जिसे कहते हैं वो ऐसा स्नप किया कि आप उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, बुखारी साहब का पॉइंट आ गया। आपने बात की है डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, ये आज का हमारा टॉपिक भी है, इस पर हमने बात लाजमी करनी है कि डेवलपमेंट को अगर सपोर्ट किया जाए, अगर गवर्नमेंट की सतह पर डेवलपमेंट का एक तो सिस्टम बन जाए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे जो प्राइसेस का हमने देखा कि इंक्रीज़ आया बहुत ज़्यादा, डेवलपर इस हवाले से बड़ा डिस्टर्ब है, इस पर भी हम बात करेंगे। मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगा, वही सवाल, नया साल आ रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं, क्या असरात होंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे क्या होना चाहिए बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये आजकल इलेक्शन डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट बहुत हो रही है। जी हाँ। मेरी ज़ाती राय में तो हमेशा से ही इलेक्शन जैसे होते आए हैं, होते रहे हैं, वैसा ही ये भी इलेक्शन होगा। ठीक है। बट इस इलेक्शन से हमें एक सबक लेना चाहिए हमारे वोटर को। वो स्पेशली वो ये चीज़ है कि अब पॉलिटिकल डिबेट को ख़त्म करके इस मुल्क में इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए। अभी आपने जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई होगी उसमें देखा होगा कि जो पाकिस्तान है वो पॉवर्टी लाइन से 29% नीचे है, मतलब 29% जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है, पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। मतलब हम शाम को जब टीवी चला लें, जब कोई न्यूज मीडिया उठा लें, सवाए पॉलिटिकल डिबेट के और कुछ नहीं हो रहा मुल्क में। हमें इमीडिएटली अपने मीडिया को कहना चाहिए कि वो इकोनॉमिक डिबेट की तरफ आए, और स्पेशली जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के लिए कर रहे हैं, प्रोविंशियल असेंबली के लिए कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया जाए कि भाई आप इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, आप इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमें बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया मलिक साहब, इससे हमें विजन का और हमें एजेंडा का भी पता लग जाएगा, इकोनॉमी के लिए क्या पॉलिसीज प्लान कर रखी हैं, की भी हैं या नहीं की।
और आपस की बात ये है रिजवान साहब, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं इन्हीं के मैस की वजह से आज अवाम सफर कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट के ऊपर लगे हुए हैं, पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी को देखते ही नहीं है। जबकि मेरे ख्याल में इस वक्त इट्स अ हाई टाइम कि आप इकोनॉमी की तरफ देखें, इकोनॉमी की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बात करें कि कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, कैसे फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले हमें इस चीज को फोकस करना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे भी तंसीर साहब ने भी बात की और आपने भी कहा डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट कैसे होगी? आपके सामने इस मुल्क में 22% पे मार्कअप रेट चल रहा है। जब जिस मुल्क में 22% मार्कअप होगा, 27-28% पे इन्फ्लेशन होगी, आप कैसे सरवाइव करेंगे? इस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने लोगों को सूद खाने पे लगा दिया है। बिल्कुल सही। आपको, मुझे आइडिया है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, हम पे आईएमएफ का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, हमें इन चीजों को साथ लेकर चलना है। बट हमारी ब्यूरोक्रेसी की मुझे समझ नहीं आ रही, वो ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बना रही जिससे कि एक कंफर्टेबिलिटी है। सवाल तो यही है सबसे मलिक बड़ा साहब कि जो पॉलिसीज नहीं बना रही, तो आगे आप समझते हैं कि नए साल में जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तो रुझान इस तरफ है हमारे सियासतदानों का? बात यह है रिजवान भाई, गवर्नमेंट जिसकी भी आ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी की आ जाए, चाहे नून लीग की आ जाए, चाहे पीटीआई की आ जाए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है और उसकी इकोनॉमी है। अब उसके लिए मैं ये समझता हूं कि फाइनेंस डिवीजन और एफबीआर को अभी से बजट के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए और इमीडिएटली कमेटीज अनाउंस होनी चाहिए हर सेक्टर की, जो उसकी बेटरमेंट के लिए इस्लाहात को पेश करे, ताकि जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो और 10-12 फरवरी तक नए प्राइम मिनिस्टर साहब, नई कैबिनेट बन के आए, तो हम बजट, एक अच्छा बजट पेश करें। जैसे आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा और तंसीर साहब ने भी एमएनएसटी स्कीम्स का जिक्र किया। प्रॉब्लम यह है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, 12 या 13 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है और अगला बजट जो के 8, 9, 10 जून को आएगा, वो भी आईएमएफ की मर्जी से बनना है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम एमएनएसटी अनाउंस नहीं कर सकते। जो पहले एमएनएसटीज आई हैं वो हमेशा अपने लोगों को नवाजने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, अपने लोगों को फेवर देने के लिए बनाई गई हैं, अपने लोगों का काला धन सफेद करने के लिए दी गई हैं। मेरे ख्याल में अब जो एमएनएसटी स्कीम, अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले ले तो हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है कि 13 अप्रैल को हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा है और बजट आने में 2 महीने हैं। तो ये गवर्नमेंट अगर 20-25 दिन की एक जनरल एमएनएसटी दे दे तो मैं समझता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बेहतर और एक आसान इकदाम होगा। बिल्कुल ठीक है। नई गवर्नमेंट अगर जनरल एमनेस्टी दे दे और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट के इदारे हैं, कंस्ट्रक्शन के इदारे हैं, उनके लिए एमनेस्टी का आगाज़ कर दे तो यकीनन बेहतरी आएगी। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो रियल स्टेट में एक स्लम्प चल रहा है पिछले ख़ास तौर पे 2 से 2.5 साल से, आया उसमें बेहतरी आएगी आने वाले साल में? इस पर बात करेंगे, आप कहीं मत जाइए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रियल स्टेट की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से, और ख़ास तौर पर आने वाला जो साल है उसमें क्या बेहतरी आएगी, आया बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कितना किरदार है हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में, और इकोनॉमी को मजबूत करने में रियल स्टेट का क्या किरदार है, इसके हवाले से भी बात होगी। और ख़ास तौर पर पिछले गुज़िश्ता हम 2 से 3 सालों में देखें तो बहुत बड़ा स्लम्प रहा रियल स्टेट में, इस पर हमने बात करनी है। मगर उससे पहले मेरे साथ चूँकि प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब। मलिक साहब, आपके जानिब आऊँगा। एफबीआर का जो ये कानून है, एफबीआर वैल्यूएशन टेबल, मैं चाहता हूँ इसके हवाले से हमारे देखने वालों को बताया जाए कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है।
जी रिजवान साहब, ये एफबीआर वैल्यूएशन जो है ये अंडर सेक्शन 68/4 एफबीआर ने अपने आप को एम्पावर किया हुआ है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन करता है। और उस वैल्यूएशन की रीजन ये है कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में डीसी रेट्स का निज़ाम राइज था और आज भी है, बट क्योंकि डीसी रेट्स काफी कम होता है तो एफबीआर ने अपनी जो टैक्स कलेक्शन करनी होती है वो मार्केट रेट के करीब लाके उन पे टैक्स कलेक्शन करता है। अच्छा, हमने इसके ऊपर बहुत एफर्ट की कि यार ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाइसे शर्मिंदगी है कि एक प्रॉपर्टी होती है और उसके 3-3 अदारे अलग अलग वैल्यूएशंस कर रहे हैं। ठीक है। एक प्रॉपर्टी की डीसी रेट अलग है, एफबीआर वैल्यू अलग है, कैंटोनमेंट वैल्यू अलग है और मार्केट रेट अलग है। हम एक ऑफिशियल वैल्यू के मैकेनिज्म पे क्यों नहीं जा सकते? हम अपने मुल्क में एक वैल्यूएशन का निजाम क्यों नहीं ला सकते? बट हमारी ब्यूरोक्रेसी और उनका जो पावर लस्ट है वो उनको ये खत्म करने पे मलिक साहब ये मशवरा मजबूर देना, करता है। फिर ये इस तरह से एक पॉलिसी बननी चाहिए, आपने मशवरा नहीं दिया? भाईजान रिजवान साहब, इस पे हमने बहुत काम किया है और इस बजट में मुझे उम्मीद है हम इसके काफी करीब पहुंच जाएंगे। चलें, अल्लाह करे। बात ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भी ये डिमांड है कि आपका जो गैप है मार्केट रेट में, एफबीआर वैल्यूएशन में, डीसी रेट में, ठीक है। इनमें हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। तो अभी को थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट हुई हुई है इसके ऊपर, और स्पेशली उन एरियाज पे जिन एरियाज की एफबीआर वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है प्राइवेट डेवलपर्स की, प्राइवेट बिल्डर्स की। तो अभी अगर आपने लेटेस्ट देखी हो जो आईएमएफ का विजिट हुआ उसके बाद जो टिकर चले मीडिया पे, उसमें कहा गया कि जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आया जाए। और प्लस एक और चीज मैं यहां पे कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2-2.5 साल से ज़बूं हाली का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और यहां पे हर प्रोविंस की अपनी टैक्स पॉलिसी है। हमारी आज एफबीआर जाग जाता है, उसके 4 माह के बाद पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जाग जाती है, कभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड जाग जाता है। मतलब हमारे ये चारों अदारे जितने भी हैं ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते? एक टैक्सेशन का निजाम क्यों नहीं ला सकते जो यूनिफॉर्मिटी हो, सबके लिए एक जैसा हो? बिल्कुल बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनती? एक आम आदमी के लिए तो बहुत से मसाइल हैं जब टैक्सेस की बात आती है, स्पेशली जब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो बेतहाशा सवालात और बेतहाशा ऐसे शकूक शुबहात का शिकार हो जाता है एक आम आदमी। तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाए, एक आम आदमी भी मुस्तफीद हो और एक डेवलपर भी मुस्तफीद हो। रिजवान साहब, आप अभी जो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी पे, उस पे आपको एक खबर देता चलूं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने, क्योंकि हम एक मकरूज मुल्क हैं, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, तो हम अपनी मंशा से पॉलिसीज नहीं बना सकते। हम पॉलिसीज भी मरहूने मिन्नत हैं उन लेंडर्स से जो हमें कर्जा फराहम करते हैं या कर्जा लेकर देते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है। अच्छा, अब हम मकरूज एक कौम होने की वजह से उनके डिपेंडेंट हैं कि वो पॉलिसीज दें। अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो शर्त रखी है मौजूदा केयर टेकर के सामने भी और आने वाली हुकूमत के सामने भी, मलिक एहसन साहब जैसे फरमा रहे हैं, नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर में आपके 6 एफबीआर हैं। 6 एफबीआर कैसे हैं? 4 तो सूबों के हो गए, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, 5वां आजाद कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान भी। बल्कि इसमें ऐड कर लें 7वां एफबीआर जो कि आईसीटीओ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस है 2000। तो एक टैक्स पेयर, एक बिजनेसमैन, वो ख्वाह रियल एस्टेट में या किसी भी सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, उसके लिए अजाब से कम नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये शर्त रखी है कि आप एक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन बनाएंगे जो कि इन तमाम एंटिटीज जिनमें ये चारों सूबे आते हैं, आईसीटी आता है, इन सब का डिक्लेरेशन सिंगल पेपर फॉर्म में जाएगा।
ठीक है। हम तो आज साल पहले इस कोशिश में भी थे कि हम एक जिसे कहते हैं टैक्स कंपेंडियम लेके आ जाएं कि किसी तरह से इस कौम पे रहम कर दिया जाए, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, सर्विस टैक्स, इनको कंबाइन कर दिया जाए, एक स्टैच्यूट बना दिया जाए। ठीक है। हम 70 साल से सुनते तो आ रहे हैं वन विंडो ऑपरेशन, लेकिन हमारा टैक्सेशन का निजाम 10 विंडो ऑपरेशन है। हाँ। एक बिजनेसमैन अभी एक शो काज को भुगताता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे से निकलता है तो तीसरा आ जाता है, वगैरह साहब, तीसरे से इसमें निकलता बेहतरी है। क्या देखते हैं, कैसे बेहतरी ला सकते हैं? पॉलिसीज का तो आपने बताया, बिल्कुल हम IMF के अब हमें देखना पड़ता है उस तरफ, मगर यह है कि हम अपने तौर पर क्या इसमें बेहतरी ला सकते हैं? रिजवान साहब, उस वक्त तक बेहतरी की उम्मीद ना रखिएगा जब तक आपका काइबर प्रेस करके 22-24% का इंटरेस्ट रेट है। आप एक चीज याद रखिएगा, 2010 में, 11 में, बल्कि 2006 में मैं कहूं, अगर 5 में कहूं, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट था 6%। ठीक है। अब उस वक्त में खैर एक और वो भी एक स्याह दौर था हमारा। हमारे एक डिक्टेटर हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो अमेरिका बहादुर ने हमें अच्छे डॉलर तगड़े वाले दे दिए, तो हमने FBR को भी शट डाउन कर दिया, हमने टैक्सेशन के निज़ाम को भी जिसे कहते हैं वो डैमेज कर दिया, तो हमारे पास पैसे काफ़ी आने लग पड़े। तो उसी तरह से जब इकोनॉमी में इंजेक्शन तेज हो जाती है पैसों की, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप पॉलिसीज रिलैक्स करते हैं। ठीक है। रिलैक्स क्या किया कि आपका बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उस दौर में सबसे कम था 5 और 6%, आज है 22 और 20%। आज आपका रियल एस्टेट इफेक्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हुई। वजह क्या है? आपके पास 5 करोड़ रुपया पड़ा है और आप वो बैंक में रख देते हैं, आपको बैंक देगा 10 लाख रुपया महीना प्रॉफिट। ठीक है, घर बैठे हुए हाथ में आपके रिमोट है, आप टीवी देख रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, 10 लाख रुपया। अब 5 करोड़ में तो शायद मलिक एहसन साहब मुझे करेक्ट करेंगे, ये जो हमारी टॉप लेवल हाउसिंग प्रोजेक्ट है इनमें तो प्लॉट आता है, तो फर्ज करते हैं 5 करोड़ में घर भी बन जाए तो उसका किराया तो आना है 2 लाख रुपया। ठीक है, तो कौन पागल है कि जो इतनी हेक्टिक गले में डालेगा कि इस 5 करोड़ का प्लॉट ले, 3 करोड़ उस पर कंस्ट्रक्शन करे और उसके बाद 2.5 लाख रुपया किराया ले, उसको तो लिक्विड ऊपर 10 लाख रुपया मिल रहा है। एक इसको एड्रेस करने के लिए आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ये रिवर्स करना पड़ेगा, और इसके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपके जाने पाऊंगा। स्लम के हवाले से हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, स्लम के हवाले से मलिक साहब बात हो रही है। बहुत बुरा स्लम रहा ये रियल स्टेट में, और मैं यूली कहता हूँ कि हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ एक तरह से महंगी नहीं हो सकी पिछले 2 सालों में। यानी जिन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना था, कैपिटल गेन हम जिसको कहते हैं, वो बहुत से इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। फिर पाकिस्तान में इसी वजह से इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं रही, ओवरसीज़ पैसा लगा नहीं रहे, ट्रस्ट इशू भी है। ये स्लम आप क्या देखते हैं, स्लम में बेहतरी कब आएगी? आने वाले इलेक्शंस का कोई असर होगा इस पर? रिजवान, बात ये है कि ये जो स्लंप है ये टेम्परेरी फेज है। अगर हमारी आने वाली गवर्नमेंट ने और मौजूदा ब्यूरोक्रेसी ने होश के नाखून ना लिए तो ये कंटिन्यू कर सकता है। मैं आपको चैनल के तवज्जो से आपको बताऊं, मुझे इत्तफाक हुआ अभी और मैं खुद परेशान हो गया कि ये हमारे जो अदारे हैं वो सो रहे हैं। आपने आजकल सुना होगा दुबई की प्रॉपर्टी बहुत ऊपर गई हुई है, बिल्कुल ठीक है, मलेशिया की प्रॉपर्टी, टर्की की प्रॉपर्टी ऊपर गई हुई है। एक प्रॉब्लम यह है कि यहां से पैसे बाहर भिजवाना एक इशू है, आपको काफी चेक एंड बैलेंसेस से गुजरना पड़ता है। अब जो दुबई में एक कंपनी है उसने एक अपना ब्रांच ऑफिस लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में खोल दिया है। आप उनके यहां पे सब ऑफिस में जाके PKR पकड़ा दें, वो पैसे इक्वलेंट टू दिरहम और अदर करेंसीज में कैलकुलेट होके आप वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। आपको बैंकिंग चैनल से पैसे भिजवाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब इस तरह के हालात होंगे, मार्कअप रेट 22% होगा, कैपिटल फ्लाई हो रहा होगा। पाकिस्तान में आपके हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इस सेक्टर को नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर बोलेंगे, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और अगर कोई थोड़ी बहुत लोगों का अभी भी
एतमाद है, तो वो जो प्राइवेट डेवलपर हैं जिनके पास 500 कनाल जमीन होती है और 50,000 फाइल मार्केट में बेच देते हैं, जिसके ऊपर हमारे अदारे दोबारा सोए होते हैं और हमेशा बाद में जागते हैं जब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। नैब भी तब जागती है जब लोगों का पैसा डूब जाता है। हमें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है और एक मेजर चेंज लेकर आने की जरूरत है। आपने नॉन फाइलर एक एंटिटी है पाकिस्तान में, उसका टैक्स 10.5% कर दिया है। आपने उसको कहा कि भाई तुम तो प्रॉपर्टी बिल्कुल मत परचेज करो, तुम जाओ डॉलर परचेज करो, गोल्ड परचेज करो, तुम आटा चीनी दाल परचेज करो, दुबई पैसे भेज दो, क्योंकि अगर तुमने यहां पे पैसे लगाए तो हम तो तुम्हें पकड़ेंगे। भाई आपने टैक्स रेवेन्यू का बेस बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है। आप ये काम डंडे के जोर पे नहीं कर सकते। आपको मतलब आपने जो हाईएस्ट परसेंटेज है जो टैक्स की, तंसीर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, वो 35% है। आप उसको कम कर दें। अब प्रॉब्लम होता ये है कि मेरा जो टैक्स का कंसल्टेंट होता है वो कहता है जी आपका 2 लाख रुपया बनता है, आप 50,000 रुपया मुझे दे दें, 25,000 रुपया जमा करवा दें। तो बात यह, अगर आप एक्चुअल वैल्यू पे अगर परसेंटेज कम कर दें और हर बंदा अपनी एक्चुअल टैक्स अमाउंट जमा करवा दे, तो आप सोचें आपके पास कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैंने इसीलिए रिजवान साहब मैंने कहा कि मुल्क में इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए और इट्स नॉट ओनली फॉर रियल एस्टेट, ऑन एवरी सेक्टर। ठीक है जी, बिल्कुल सही। मुल्क में एक इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं मलिक साहब, ये हर सेक्टर में होनी चाहिए। बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। और आपने एक बात की अभी ओवर सेलिंग के हवाले से, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ओवर सेलिंग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है नाज़रीन, जिससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है, लोगों के ट्रस्ट की कमी है। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं इन्वेस्ट तो पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं, मगर उनकी मजबूरी बन गई पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले जाने में, चूंकि ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत बन गए। ओवर सेलिंग ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कुछ ओवर सेलिंग के हवाले से। ख़ास तौर पे हमने बात करनी है प्रॉपर्टी में जब ओवर सेलिंग हो जाती है इसके मनफी असरात होते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है और ये एक बहुत बड़ी वजह है। एक स्लम्प आया, ठीक है, उससे प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस नहीं बढ़ी, ये तो एक इशू है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ओवर सेलिंग होती है हमारे मुल्क में। मलिक साहब आपके जाने आऊँगा। ओवर सेलिंग पे हमें ब्रेक से पहले हमने कुछ बात की, कैसे देखते हैं ये जब कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पिंडी साइड पर मैं देखूं तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ओवर सेलिंग हुई, इसके केसेस भी हमने देखे। तो इसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, इसके हवाले से क्या देखते हैं, क्या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? रिजवान, पॉलिसीज मौजूद हैं, ठीक है, कानून मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बट हमारे नहीं इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह यह है हमारे अदारे आंखें बंद कर लेते हैं या उनकी आंखें बंद करवा दी जाती हैं। आप किसी शाम को 5 बजे के बाद आप कोई टीवी चैनल लगा लें, सिवाय आपको हाउसिंग सोसाइटीज के ऐड के, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा। उसके बाद आप किसी बड़ी मेन रोड पे चले जाएं, आपको इनके होर्डिंग्स के अलावा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी आप एक्सपोज लग रही हैं, बट एफबीआर भी सो रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी सो रहा है, इनको नजर नहीं आता। गरीब आवाम का पैसा जब उसमें फंस जाता है, जब वो दरखास्तें देते हैं, उसके बाद ये लोग जागते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और जैसे आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज का जिक्र किया, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट से और बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सलूक किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ, कि जो चीज उन्होंने बाय की वो 50% नीचे है, उसके बाद करेंसी की डिवैल्यूएशन ने उनको 50% और नीचे कर दिया। सिर्फ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों से
नालायकियों से। एक पिछले तंसीर साहब की मेहरबानी है, तंसीर साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे। पिछले बजट में एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 7E डीम इनकम टैक्स, कि आप एक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज करते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट को सालाना 1% उसका रेंट पे करेंगे। पूरी दुनिया आपको कहती है कि आप हमारे पास आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम उसके ऊपर आपको रिटर्न देंगे। बिल्कुल, सिटीजनशिप पाकिस्तान में अनोखा, तो पाकिस्तान में एक अनोखा कानून है कि यहां पे प्रॉपर्टी खरीदें और सरकार को रेंट किराया पे करना शुरू कर दें। जब ऐसी पॉलिसीज होंगी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह मलिक साहब जिक्र करें, इस तरह तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या आनी है, इन्वेस्टर ने बाहर ही जाना है जहां पर वो सिक्योर महसूस करता है। आप किस तरह से देखते हैं 7E सेक्शन को? देखें रिजवान साहब, मलिक साहब ने बिल्कुल सही तरफ तवज्जो दिलाई। ये 7E टैक्स ईयर 2022 के फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। जुल्म ये है कि इसके दो पहलू हैं, एक इसका नेगेटिव एक्सट्रीम आता है और एक पॉजिटिव पहलू। ठीक है, मैं दो जिक्र करूंगा। एक वक्त ऐसा गुजरा पाकिस्तान में कि रिजवान के पास 100 रुपया आया सेविंग में, प्लॉट ले लिया, फिर एक साल 100 रुपया बचा, फिर प्लॉट ले लिया, फिर 100 रुपया बचा, करते करते रिजवान साहब ने 50 प्लॉट ले लिए। अच्छा, अब सवाल ये था कि रिजवान साहब के 50 प्लॉट हैं 10 सोसाइटीज के अंदर, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कोई कब्जा नहीं करना, कोई उसके ऊपर ऐसा मसला नहीं। अब इन 50 करोड़ के प्लॉटों के लिए एक 25,000 का सिक्योरिटी गार्ड भी दरकार नहीं है। ठीक है, कि जो आपका एक निजाम है ना कुदरत का, तकसीम रिस्क का, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर 7E के लाने की जो मेन एस्पेक्ट था वो ये था कि आपका तमाम पैसा डंप होना शुरू हो गया जमीन के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम एग्जिट कर गए, क्विट कर गए। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा, ये 2000 से ऑनवर्ड चलता आ रहा है। ये तो सिर्फ से 3 साल हैं कि बैडली इम्पैक्ट जिसे पड़ा है, बैड इम्पैक्ट पड़ा है और इफेक्ट हुआ है ये सेक्टर, जो कि मेरी उम्मीद से तरीन है। क्योंकि हमारे मुल्क में ना तजर्बे करने वाला ये मुल्क है, तजर्बात के लिए सबको ओपन जिसे कहते हैं वो ग्राउंड दिया गया। शब्बर जैदी साहब आए, उनका आपको मैं याद कराऊं, उन्होंने चैलेंज किया कि 1 करोड़ वाला प्लॉट 20 लाख पे ना लेके आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यस, जब आपके पास इख्तियार आता है, जब आप पॉलिसीज बना सकते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेसी को जिसे कहते हैं वो ऑर्डर दे के अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवा सकते हैं पार्लियामान से, हो सकता है। उसका रिजल्ट क्या निकला? आपका एहसन साहब को याद होगा 2018 में गेन टैक्स को बेलगाम कर दिया गया। कि पहले क्या गेन टैक्स होता था 5%, 10%, 20%। एक चीज ध्यान में रखी जाए कि जो रजिस्टर्ड पर्सन प्लॉट खरीदता है ना, वो टैक्स पेड मनी से खरीदता है, जिसके ऊपर उसने 25, 30, 35% अपना इनकम टैक्स पे किया होता है, तो उससे वो प्लॉट लेता है। अच्छा, वो दौर आया तो उस वक्त भी मलिक एहसन साहब हैं, इनके और दोस्त हैं, इनकी एसोसिएशंस हैं, ये लोग एक्टिव हुए। उन्होंने कहा कि अगर ये कैपिटल गेन सेक्शन 37 है इनकम टैक्स का, 37A, ये इंप्लीमेंट हो गया तो आपका तो बिल्डर सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर तो टोटल खत्म हो जाएगा। फिर एक दौर आया शब्बर जैदी साहब का, जब उनका ये चैलेंज आया कि मैं करोड़ रुपए का प्लॉट 25 लाख का करूंगा, क्या किया गया? उसके अंदर यही वाला काम तजर्बा किया गया। ठीक है, फिर तीसरा बार किया गया 2022 के, जो कि 16 माह की एक, मैं उसे कहूंगा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये पैसा सारा जमीन में जा रहा है। अब रिजवान 50 प्लॉट लेके बैठे, जब हर साल इसका मलिक साहब ने इसको रेंटल का नाम दिया, इन रियल ये डीम्ड इनकम है। डीम्ड इनकम कहते हैं इमेजिनेटिव इनकम, ख्याली इनकम, कि आपका एक प्लॉट 2022 में था, 2023 में वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, 24 हो गया। इस तरीके से हमारे मुल्क में क्योंकि हर लगाम रही पॉलिसी का चेक एंड बैलेंस, एक वक्त में तो 100 रुपए का प्लॉट 500 का होता हुआ है, हमने 2 महीने में देखा। तो क्या हुआ? सारा पैसा रियल एस्टेट में चला गया। अब जब 7E लगा, तो जब मुझे पता चला कि यार मुझे तो अपने 20 प्लॉटों पे हर साल इतने मिलियंस पे करने हैं, तो मैंने प्लॉट बेचना शुरू किए, जिसका इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे ये आया कि सेलर 500 खड़े हैं, बायर 5 खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। क्यों? उसकी वजह कि जो अभी एहसन साहब कह रहे थे, ओवरसीज का पैसा जो गरक हुआ, वो क्या हुआ? उन्होंने अगर $500 मिलियन की इन्वेंट्री इधर ली थी, आज वो $250 मिलियन की रह गई। तो हमारे यहाँ
जो तजर्बा गाह बनाया हुआ है ना इस मुल्क को, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो बुखारी साहब, जिसे कहते ओवरसीज हैं को हम सिक्योर किस तरह करते हैं? ओवरसीज कोर्ट्स का भी जिक्र होता आया है, अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी हो जाए किसी ओवरसीज के साथ तो वो कहाँ जाए, उसके लिए किस तरह से हम उसे महफूज करते हैं? कुछ इस हवाले से भी देखिए जी, बताएं। ओवर ये इदारे बने हुए हैं, उनके अंदर काम होना की है, काम नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात है रिजवान साहब कि आपको डॉलर की जरूरत है। मैं बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज कहूंगा, हम फकीर बने हुए हैं। हमारे साबिक एक वजीर आजम थे, उन्होंने ये लफ्ज कहा तो इस पे बड़ी मीम्स बनाई गई। जो कड़वा सच है, कड़वा सच है, बिल्कुल सही। जो हकायक हकायक हैं। तो हमें तो पैसे चाहिए, हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं मुल्क से, बिल्कुल जो ठीक है। डॉलर रियाल, यूरो और पाउंड कमा रहे हैं। हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए, कोई ऐसा सिस्टम लेके आए। अभी एहसन साहब ने जो बात की कि लाहौर में एक ऑफिस खोल गया, खुदारा आप चैनल के तवज्जुह से ये देखें कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर आता है जी हाँ, कि जी एक हाँ, दुबई जी हाँ। की और में एस्टेब्लिश हो जाती है, वो पाक रुपी में पैसे ले रही बिल्कुल है। ठीक है। कहाँ ये सोया हुआ है FIA? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, असल में मसला ही सारा ये है इम्प्लीमेंटेशन का। जाके बिल्कुल ठीक है। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं इदारों की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम रियल स्टेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आने वाले साल में क्या बेहतरी होगी, क्या बेहतरी आएगी, क्या बेहतरी आ सकती है, पॉलिसीज़ में क्या बेहतरी आनी चाहिए, और ख़ास तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के जो एक कमी है जो हमें नज़र आई आज से पहले भी, आया उसमें बेहतरी आएगी या नहीं। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक हसन साहब। मलिक साहब, आपसे ख़ास तौर पर यह सवाल करना बड़ा ज़रूरी है कि हम चूँकि इलेक्शन की बात करते आए प्रोग्राम में, हमने पॉलिसीज़ पे भी बात की, हमने प्रॉपर्टी स्लम के हवाले से भी बात की, हमने FBR के लॉ के हवाले से भी बात की। आया हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं, ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इसमें कोई मंशूर इनका रियल स्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी मौजूद है? आया इनको इस चीज़ का इदराक है कि इकोनॉमी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है इस इंडस्ट्री का? रिजवान, मेरा नहीं ख्याल, चंद एक एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी किसी भी कैंडिडेट को इकोनॉमी का अदराक है। उनके लिए एक ही अचीवमेंट है, एक ही गोल है, हम असेंबली में पहुंचें, मरात लें और उसके बाद अपनी जिंदगी को अपग्रेड करें असेंबली में पहुंचने के बाद। अभी हम जैसे बात कर से पीछे बात ये है, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आज रात को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं ना, तो सुबह आपको हर चीज की प्राइस बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है। आप वो फेयर, आप बस का किराया ले ले, आप आटा ले ले, हर घी चीज़ ले महंगी हो ले, जाती है। बिल्कुल ठीक। हर चीज महंगी हो जाती है। और यही अब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो उसका कोई इंपैक्ट जनरल पब्लिक को नहीं आता, क्योंकि कंपटीशन कमीशन का अदारा है, वो तनख्वाहें ले रहा है और आराम से सो रहा है। उसको ये मैटर नहीं करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या उसकी ये डोमेन है कि वो चीजों का चेक एंड बैलेंस करे। जब तक हमारे अदारे अपनी नींद से नहीं जागेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और उसको जगाने का एक वाहिद हल, रिजवान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुल्क में एक इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट खत्म होनी चाहिए। ये चीज खत्म होनी चाहिए कि ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये PTI का है। नहीं, हमारा कंसर्न सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि भाई आप मुल्क की इकोनॉमी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको क्या पता है इकोनॉमी का, बिल्कुल ठीक। इस बेस पे आपको वोट देना चाहिए, इस बेस पे आपको अपने नुमाइंदों को आगे लेकर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक होगा। बुखारी साहब, क्लोजिंग नोट है, क्या मैसेज देंगे? देखें जी, अभी एहसन साहब ने बात की, मैं एक और प्रोग्राम में था तो मैंने कहा कि हमारी जो पार्टीज हैं इनके मंशूर का कोई आपने आवाज सुनी रिजवान? इस इलेक्शन की गेम शुरू हो रही है, किसी ने को बताया कि मंशूर क्या है? मंशूर लेस चल रहे हैं। यही तो मसला है। हाँ, मंशूर का कोई ऑडिट हो रहा है कि चलें जी, आप 3.25 साल रहे, आप 3.5 साल रहे, आप 2.5 साल रहे, आप बताएं क्या है। लेकिन ना उम्मीदी मैं नहीं फैलाऊंगा नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले
हमारा जो फ्यूचर है, मैं एक उम्मीद जरूर करता हूं कि जो हवा चल रही है, जो नजर आ रहा है, हम तो लाडला वर्सेस लाडला ही खेलते चले जा रहे हैं ना, तो जो नजर आ रहा है, जो हुकूमत बनती नजर आ रही है, ये डेवलपमेंट की आदी है। और इन्होंने जब कभी आए हैं, ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, टैक्सेशन को इन्होंने टाइट किया है। जब भी आए हैं, ये फाइलर का कॉन्सेप्ट, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट, आने वाली हुकूमत मजीद इस पे काम करेगी और इवन केयर टेकर भी इख्तियारात के साथ है। आपको याद होना चाहिए, जाने वाली नेशनल असेंबली इसको सर्टन पावर्स दे के गई है। आज या कल आपके नॉन फाइलर का एक्शन शुरू होने वाला है। 6 से 7 लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे, उनकी सिमें बंद होंगी, उनकी बिजली कटेगी, गैस कटेगी, और फिर क्या तूफान बत्ती आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, बेहतरी के लिए अगर कोई ऐसे तूफान आते भी हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये उम्मीद कि आने वाला वक्त बैलेंस पॉलिसीज का हो। हम नहीं चाहते कि सारा का सारा रियल एस्टेट ही फ्लरिश करे, हम चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करे। अगर प्लॉट और मकान ही बनते रह जाएंगे और आपके कारखाने बंद हो, देन व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकेंगे? चले बुखारी साहब, ये तो आने वाली हुकूमत के लिए एक मैसेज हो गया, एक आम बायर के लिए भी मैसेज दें कि लीगली वो किस तरह से सेफ है, चूंकि इन्वेस्टमेंट्स तो फिर भी हो रही हैं, अपना घर तो सबको चाहिए, और ये बिल वास्ता बिला वास्ता हम सब लिंक्ड हैं रियल एस्टेट के साथ। तो ये इस हवाले से भी आगाह करें, एक आम आदमी किस तरह से महफूज रह सकता है क्विकली। क्लैरिटी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है। ईडीए, आरडीए, एलडीए, एमडीए, केडीए, ये सारे इदारे हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों के, ठीक है, और लोग लुट हैं, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सोसाइटीज में लगा देते हैं, और उसके बाद वो इस हालत तक चले जाते हैं। कुछ लोग खुदकशी कर लेते हैं, कुछ कहां से कहां। एक काम कर लिया करें, आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो के नामी गिरामी और साख वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जिनको ट्रस्ट, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, कोई रिकॉर्ड हो, हिस्ट्री हो, बिल्कुल ठीक। और दूसरा, आपकी जो ये अथॉरिटीज है ना, सीडीए, आरडीए, आप उधर जाएं, आप उधर ईमेल करें कि मुझे ये सोसाइटी 5 मरले का प्लॉट दे रही है, इस जगह पे दे रही है, ये लोकेशन है, सर आप मुझे जवाब दें कि ये क्लियर है इनकी लैंड, इनका एलओपी बना हुआ है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ये तो नहीं ये ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी बेल लगा जो करप्शन है रियल एस्टेट में वो भी रोक सकते। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, योर टेक क्विकली, एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना है? रिजवान, आम आदमी को ख्याल क्या रखना है, बेसिकली जब तक रियल एस्टेट के लिए पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं बनेगा इसको रेगुलेट करने के लिए, तो इसी तरह के मैस क्रिएट होते रहेंगे। मेरी तो आने वाली हुकूमत से गुजारिश होगी कि इमीडिएटली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अदारा बनाया जाए, और आने वाली हुकूमत में एक एसए टू पीएम ऑन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर होना चाहिए, जो इनके लिए पॉलिसीज को वज़ा करे और चीजों को स्मूथली लेके रन करे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों ने गिरामी का। नाज़रीन, पॉलिसीज भी मौजूद हैं, ओवरसीज लॉ भी मौजूद है, और इस तरह के बहुत से कानून मौजूद हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, मगर ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी और हमारी गवर्नमेंट्स जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगी, संजीदा नहीं लेंगी, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। मगर हम पुरुम्मीद हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी, और हम इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए जो अपनी बसात के मुताबिक कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट का, अपनी ब्यूरोक्रेसी का, और ख़ास तौर पे पॉलिसी मेकर्स का इस तरफ ध्यान, पूरी कोशिश करेंगे इस तरफ ध्यान लाने की। नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है आने वाले वक्त में डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी जो है ये सही मायने में लागू की जाए, ताकि एक आम आदमी के लिए आसान हो अपना घर खरीदना। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।